जहांगीरपुरी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जहांगीरपुरी में 3 एमएलए हैं और 3 ही एमपी हैं। ना कोई विकास है, ना कोई कानून व्यवस्था ठीक है, बस एमएलए 3 है और एमपी 3 है। नितिन जी, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने जो अभी संवाद की बात की, यहाँ कोई भी चीज, वो एमएलए का चुनाव हो या वो एमपी का चुनाव हो या काउंसलर का चुनाव हो, यहाँ जनता से कोई संवाद नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों को अभी संविधान की जानकारी ही नहीं है। आज हम जब बैठकर यहाँ अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा होगा, कहीं कोई महिला असुरक्षा के भाव से पीड़ित होगी, किसी बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना नहीं मिला होगा, कोई बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा होगा, किसी गरीब के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, कोई महिला गरीबी से तंग आकर अपने किसी ऐसे अनैतिक कार्य में जाने की सोच रही होगी जो उसे नहीं करना चाहिए। सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन एक देशवासी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं कि एक देशवासी दूसरे देशवासी की मदद कर सके। फिल्मों के माध्यम से हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। हमारा नौजवान राजनीति से विमुख हो चुका है, षड्यंत्र को राजनीति का नाम दे दिया गया है। मसले बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जानकारी, राजनीति की जानकारी, प्रजातंत्र की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के लिए हमने ये प्रजातंत्र मंच का आयोजन किया है और आज हम दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में श्री रामनिवास शास्त्री जी के साथ हैं और शास्त्री जी के साथ मिलकर हम प्रजातंत्र पर और भारतीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सरपंच से लेकर संसद तक हर व्यक्ति, हर नेता ऐसा होना चाहिए जिसे जनता के मसले पता हो, दुनिया किस दिशा में जा रही है उसे ये पता हो, संवेदनशील हो, प्रगतिशील हो और वह चाहता हो कि उसका देश आगे जाए, उसका समाज आगे जाए, उसका जहां वो रहता है उस क्षेत्र का विकास हो। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो आप सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत है कि हम इन बातों को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ बड़े चेहरे और बड़ा मंच दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति जाकर प्रधानमंत्री के नाम की टिकट ले आएगा, कोई भी व्यक्ति जाकर मुख्यमंत्री के नाम की टिकट ले आएगा और हम मान लेते हैं कि यह व्यक्ति नेता बनने के लायक है। तो इसी प्रजातंत्र की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जहांगीरपुरी में, आज जब हम यहाँ इस मंच पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपनी समस्या से जूझ रहा होगा, कोई अपनी गरीबी से जूझ रहा है, कोई महिला असुरक्षा के भाव से जूझ रही है। और क्या यह हमारा दायित्व है कि हम अपने देशवासी की समस्या को भी समझ सके, उस दर्द को भी समझ सके और उस व्यवस्था की तरफ, उस व्यवस्था के लिए बात कर सके जिसमें एक देश एक नागरिक के लिए खड़ा हो जाए। जहां एक तरफ परिवार टूट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं कि क्या एक देशवासी दूसरे देशवासी के लिए खड़ा हो सकता है या नहीं। इसी उद्देश्य के साथ हम इस प्रजातंत्र मंच का आयोजन कर रहे हैं और आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में श्री रामनिवास शास्त्री जी के साथ उपस्थित हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है इस प्रजातंत्र मंच में।
बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जहांगीरपुरी के साथ क्या एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिस कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है, और कैसी राजनीति यहाँ पर, राजनीति नहीं षड्यंत्र, क्योंकि राजनीति तो एक पॉजिटिव शब्द है जिसको लोगों ने गलत बना दिया गया है, जिस कारण हमारे जो लोग हैं वो राजनीति में आना नहीं चाहते। तो संक्षेप में हमारे इतने सारे सवालों के आप जवाब दीजिए। जहांगीरपुरी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जहांगीरपुरी में 3 एमएलए हैं और 3 ही एमपी हैं। यहाँ ना कोई विकास है, ना कोई कानून व्यवस्था ठीक है। बस एमएलए 3 है और एमपी 3 है। पूरी दिल्ली को तो संभाल रहे हैं 7 एमएलए, जिसमें से 3 एमएलए तीन एमपी जहांगीरपुरी को ही संभाल रहे हैं। परंतु आज तक कोई एमपी यहाँ आकर हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए कोई ध्यान नहीं देता। हमारी एक ही डिमांड है कि इसमें 1 एमएलए होना चाहिए और 1 एमपी होना चाहिए। शास्त्री जी जहांगीरपुरी एकता आंदोलन को चला रहे हैं और अपने माध्यम से लोगों को एकता के बारे में संदेश देते रहते हैं। जहांगीरपुरी में अलग अलग धर्म, अलग जाति के लोग रहते हैं और शास्त्री जी उन सब का अभिनंदन लगातार करते रहते हैं। शास्त्री जी ने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था। तो प्रजातंत्र का कुछ एजम्पशन है, फंडामेंटल एजम्पशन, कि जो हमारा नेता है वो जनता से जुड़ा होना चाहिए। शास्त्री जी, अभी भारतीय राजनीति में आप दर्शकों को बताइए, हो सकता है हमारी आवाज़ पूरे देश में फैल जाए कल, और या हमारे देश से बाहर भी जाए और लोगों को पता चले कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है। क्या हमारे देश में इस वक्त राजनीति, जो चुनाव होते हैं, चाहे वो काउंसलर के लेवल पर हो, चाहे एमएलए के लेवल पर, चाहे एमपी के लेवल पर, तो उसमें हमारे जो नेता चुने जाते हैं, क्या वो जनता के साथ संवाद स्थापित कर कर आगे बढ़ते हैं या कोई और प्रक्रिया है? और अगर कोई और प्रक्रिया है तो उस पर भी अपने विचार दीजिए। नितिन जी, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने जो अभी संवाद की बात की, या कोई भी चीज, वो एमएलए का चुनाव हो या वो एमपी का चुनाव हो या काउंसलर का चुनाव हो, यहाँ जनता से कोई संवाद नहीं है। इलेक्शन आएगा, पार्टियों की हवा चलती है। अब की बार बीजेपी की हवा है, अगली बार कांग्रेस की हवा है, अगली बार झाड़ू की हवा चल जाएगी, अगली बार हाथी की हवा चल जाएगी। हवा में ही जो उस पद के लायक भी नहीं है, जो देश और समाज के बारे में जानते तक नहीं है, जिनका उद्देश्य सिर्फ अपना घर भरना है और लूट बाजारी करनी है, ऐसे ऐसे लोग इन हवाओं में कि बीजेपी की लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, झाड़ू की लहर चल रही है, वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और जीतने के बाद ना उनका देश से, ना उनका जनता से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो बस अपनी जेब भरना और अपनी तिजोरियां भरना। शास्त्री जी, आपने एक बहुत बड़ा मसला उठाया। ये जो एक लहर चलती है, चलाई जाती है, लोग टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न पर हर चैनल पर कुछ बातें उठती हैं, और उसके बाद अगर आप अभी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर चुनाव होने वाले थे काउंसलर के, और उससे पहले जो पोस्टरबाजी हुई, जो पोस्टर लगे, उसके अनुसार लोगों ने मान लिया कि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। थोड़ा इसके ऊपर और रोशनी डालिए कि ये लहर कितनी खतरनाक है, और जो हमारे संविधान में एक बात लिखी गई है कि हमें अपने कंसाइंस को, अपने विवेक को डेवलप करना है और अपने विवेक के आधार पर हमें चुनाव करना चाहिए। इन दोनों में क्या परस्पर भेद है, इसके बारे में थोड़े और विचार आप अपने रखिए। ये देखिए, बाबा साहब का संविधान जो पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों को अभी संविधान की जानकारी ही नहीं है। हमें धार्मिक मुद्दों में फंसाकर संविधान की तरफ तो ये नेतागण हमारे जो बैठे हैं वो जाने देते ही नहीं है।
अभी आपने इसमें पूछी है कि लहर की, दोबारा पूछी बात, तो लहर तो इतनी खतरनाक है कि लहर के चक्कर में, अभी मैं बात में कर रहा था कि बीजेपी की लहर, कांग्रेस की लहर, आम आदमी पार्टी की लहर, इन लहरों के चक्कर में ही ऐसे ऐसे आदमी इलेक्शन जीत चुके हैं कि जिनका ना समाज से लेना देना था, ना को राजनीति से लेना देना था, ना उन्हें देश से को लेना देना था, बस लेना देना था तो अपने घर से और अपनी तिजोरी से। तो ये लहर जो चलती है भारत में, जो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। शास्त्री जी, आज हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जब हमारा संविधान भी लिखा गया वो ज़माना भी अलग था। उस वक्त राजे महाराजाओं से हमने नया नया छुटकारा पाया था, लेकिन फिर भी जो उनकी शक्ति थी वो बहुत विशाल थी। और इसी कारणवश हमारा जो संविधान है वो, उसमें आर्टिकल 368 भी है कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है बदलते वक्त के साथ साथ। बदलते वक्त को देखते हुए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके जरिए अगर ये हमारे नेता किसी कारणवश ये कहते हैं कि हम आ नहीं सकते, टाइम की कमी है, तो लेकिन जनता के साथ क्या संवाद स्थापित किया जा सकता है, सारी बातें बताई जा सकती हैं। इसको लेकर आप थोड़े अपने विचार रखें। देखिए, आप बार बार संवाद की बात है नहीं करते हैं, सोशल मीडिया की बात आप करते हैं। जिस नेता को पता ही नहीं है कि संवाद कैसे होगा, जिसको खुद ही मालूम नहीं है कि समाज में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, तो संवाद वो किस बात का करेगा? सोशल मीडिया भी उसके लिए बेकार है। तो थोड़ा आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए इस बारे में कि ये संवाद कितना जरूरी है प्रजातंत्र में, इसके बारे में दर्शकों को समझाइए। मैं तो जितने भी दर्शक मेरी बात है सुन रहे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि संवाद ही मुख्य चीज है। यदि आप किसी से बातचीत करते हैं तो हल तभी निकलता है जब कोई आपसे वोट मांगने आता है, जब वो संवाद, जब आपसे बातचीत करेगा, आप उससे पूछ रहे हैं, वो आपको बता रहा है, तब जाके आप किसी के बारे में ये निर्णय ले सकते हैं कि ये आदमी सही है या गलत है। परंतु दुर्भाग्य इस देशवासियों का, भारत के देशवासियों का, कि उनको ये नेतागण, मैं फिर कहूंगा नेतागणों का, जो लोग सरकार में बैठे हैं, ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा करते ही नहीं है कि का आम आदमी भी नेताओं से संवाद कर ले। वो तो बस कहते कि मंच लगा है, भाषण सुनो और चले जाओ, कोई संवाद नहीं होता यहाँ। शास्त्री जी, राजनीति को एक गलत चीज मानते हुए अक्सर लोग, हमारे शिक्षक भी हमारे बच्चों को स्कूलों में, विद्यालयों में समझा देते हैं कि बेटा राजनीति की तरफ आप मत जाएं, राजनीति ना करें। तो जो सब्जेक्ट, जो विषय हमें इक्वालिटी के बारे में बताता है, समानता के बारे में बताता है, लिबर्टी के बारे में बताता है, आज़ादी के बारे में बताता है, संप्रभुता के बारे में बताता है, न्याय के बारे में बताता है, ये सारे जो आदर्श हमारे को राजनीति से मिलते हैं, इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, और ख़ास तौर पर जो हमारा शिक्षक समुदाय है, क्योंकि आप भी एक स्कूल चलाते हैं, आप कोई मैसेज दें जिससे लोग राजनीति को सही दृष्टि से देखें और उसके तहत उसको समझकर देश में कुछ बदलाव ला सके। मैं जहांगीरपुरी में एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, नेटिव पब्लिक स्कूल। तो मैं सभी आदरणीय शिक्षकों से, पूरे देश के शिक्षकों से, टीचर से कहना चाहूँगा कि आपके कंधों पर ही भारत का भविष्य टिका है। यदि आप आने वाले कल जो हमारे बच्चे हैं, यदि उनके दिमाग में आपने बिठा दिया कि राजनीति गंदी चीज है, तो आने वाला कल उस पवित्र चीज से इतना दूर हो जाएगा कि जो गलत आदमी जो हैं, वो गलत आदमी राजनीति में आके देश का भला तो क्या और देश को गर्त में पहुंचा देंगे। तो ये हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वो इस पवित्र चीज के बारे में, पवित्र चीज माने
राजनीति के बारे में जो बाबा साहब ने कहा था एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुल सकता है। तो हमें चाहे वो देश की समस्या है या वो समाज की समस्या है या वो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का भला कैसे होगा। तो टीचरों की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा टीचरों की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले कल को राजनीति की तरफ प्रेरित करें। शास्त्री जी, अभी जो विश्व में हालात है, वैश्वीकरण चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, एक देश दूसरे देश का सहारा लेकर चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ चुकी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में संप्रभुता या सॉवरेनिटी की क्या महत्वता है, इसी संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे अमेज़न कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है, तो देखिए कि क्या खेल है कि मान लीजिए जूते का एग्जाम्पल लेते हैं, जूता बनाने वाला भारतीय, जूते को डिलीवरी देने वाला भारतीय और जूता पहनने वाला भारतीय, लेकिन इस सारे बिजनेस का मालिक जो है वो एक अमेरिकी। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस लगी है? बहुत ही सिंपल एक मैनेजमेंट का खेल है, एक वेबसाइट के जरिए इसको किया जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से ऐसे हमारे देश जो काम हम कर सकते हैं कम से कम उन्हें तो हमें करना चाहिए, और ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करके क्या हमारे नेता एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं या गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात रखी नितिन जी कि एक अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस जो अमेरिकन है, वो सारे काम हमसे कराता है। जूता हमारा, मेहनत हमारी, फैक्ट्री हमारी, आदमी हमारा, खरीदने वाला आदमी हमारा और डिलीवरी बॉय भी हमारा, परंतु पैसा किसका बनता है? अमेरिकन आदमी का। तो क्या हमारे मोदी जी को या जो भी सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारी भी कोई ऐसी कंपनी हो कि जो बाहर के लोग छोटी छोटी चीजें बेच कर अरबों खरबों रुपया भारत से ले जाते हैं और भारत का आदमी मजदूर का मजदूर बना रहता है। तो ये इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात वापस अगर हम इसे शिक्षा से जोड़ें तो दोबारा से क्या आप हमारे दर्शकों से और हमारे शिक्षक समुदाय से अपील कर सकते हैं कि ऐसे उदाहरण देकर वे बच्चों को प्रेरित करें, और अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तो जाकर आईएएस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को देख ले, क्योंकि कम से कम इस देश को चलाने के लिए जिन अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी उस लेवल पर जाकर अब हमारी सरकारें ऐसे सवाल पूछने लगी हैं, और इस वजह से आप उनको कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जानते नहीं है कि देश कैसे चलेगा। लोग जानते हैं और उन्हें बताया भी जा रहा है, लेकिन आदमी शिक्षा को शिक्षा के तरीके से ना लेकर केवल नौकरी की दृष्टि से देखकर किस तरीके से अपना नुकसान करता है। यहाँ तो नितिन जी ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी बच्चे ने यदि बीए स्नातक उसने कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली है, तो माँ बाप सोचता है कि ये नौकरी लगना चाहिए। यदि उसकी किसी कारण में सरकारी नौकरी नहीं लगती, समाज और घर और परिवार उस बच्चे को नालायक कह के उसको नकार देता है। परंतु ये देश का दुर्भाग्य है कि उन बच्चों को नौकरी देने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, परंतु यदि कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं ले पाता तो इतने सारे काम हैं कि उन कामों को करके आपस में कंपनी बना के और उस काम को अच्छे से किया जा सकता है। तो ये जिम्मेदारी भी टीचर्स की है कि उस शिक्षा को खाली सरकारी नौकरी से ना जोड़ा जाए, परंतु एक ऐसे भारतवासियों का जन्म होना चाहिए कि जो बड़े बड़े सपने देखें। और एक और मैं आपकी बात से थोड़ी अलग बात रखूंगा, अपने टीचरों से ही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को मत कहो कि जितनी चादर हो तो उतने पैर पसार। हमारे के बच्चों को टीचर्स
को ये कहना चाहिए कि भाई आप इतने बड़े सपने लो, आकाश से भी बड़े सपने लो। जिसके जितने ऊंचे सपने होंगे उतना उसका काम भी ऊंचा होगा। तो ये सारे काम टीचर्स के हैं। यदि टीचर अपनी जिम्मेदारी समझे तो मुझे लगता नहीं है कि देश का विकास रुक जाएगा, बहुत जल्दी विकास होगा। शास्त्री जी, आपको हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान में क्या हुआ और वहाँ पर कौन लोग सत्ता में आए और उनके सत्ता में आने के बाद जनता कैसे त्रस्त हुई और कैसे वहाँ से लोगों को भागने की जरूरत हुई, और उस उदाहरण को लेकर आप लोगों को राजनीति का महत्व समझाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। अब देखिए नितिन जी, आपने इतना कठिन सवाल पूछ दिया कि हमारे जो ये दर्शक भाई, खासकर जो दिल्ली वासी, जो ये बात सुनी होगी कि भाई एकदम अफगानिस्तान कैसे चले गए। तो नितिन जी ने सही पूछा कि अफगानिस्तान के हालात आज जैसे हुए कि वहां तालिबान दोबारा से सत्ता में आ गया, चुनी हुई सरकार को वहां से हटा दिया गया हथियारों के बल पर। इसी प्रकार यदि आप लोग राजनीति को गंदा कहते रहेंगे तो वैसे ही तालिबानी सोच के आदमी भारत में राज करते रहेंगे। और जैसा हाल जनता का आज अफगानिस्तान में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में भी ऐसे हालात, ये जो तालिबान सोच के जो हमारे नेता होंगे वो ऐसा कर सकते हैं। शास्त्री जी, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, शिक्षक बनना, और इतनी ही सोच, इतनी ही प्रेरणा देकर वो अपने बच्चों के सपनों को, उनके व्यक्तित्व को खत्म कर देते हैं। उनकी जो आइडेंटिटी, एक शब्द है, उनकी आइडेंटिटी बना दी जाती है कि तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम टीचर हो, तुम लॉयर हो। तो क्या इस आइडेंटिटी के साथ देश चल सकता है, या इससे ऊपर उठकर हर नागरिक को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, राजनीति समझनी पड़ेगी, और ऐसा समझने के बाद ही वो देश में अच्छी सरकार ला सकते हैं, अच्छे नेता चुन सकते हैं, और तभी जाकर उनकी जो भी पेशा वो अपनाते हैं उसमें भी वो आगे बढ़ सकते हैं। इस पर आपके विचार? नितिन जी, जो आपका सवाल है कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आईएएस अफसर या और दूसरे जो बच्चे बन जाते हैं सरकारी नौकरी को लेकर, कि आजकल पेरेंट्स का यही उद्देश्य है बनाना, तो मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा अलग एक बात रखूंगा कि इस भारत में कुछ गरीब लोग ऐसे हैं कि जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी बैठ जाते हैं जहां प्रजातंत्र की बात करने के लिए, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप बड़े अच्छे घर से हैं, बड़ी अच्छी शिक्षा ली है। तो जो गरीब का बच्चा है, तो गरीब के सपने होते हैं कि काश मैंने तो अपनी जिंदगी ठेले पे गुजार दी, मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। परंतु हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि यदि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना तो उसमें एक उसकी प्रतिभा भी होती है कि कुछ बच्चे बिजनेसमैन अच्छा बन है नहीं सकते हैं, कोई गायक अच्छा बन है नहीं सकता है, कोई डांसर बन सकता है। परंतु फिर बात आ जाती है सिस्टम की कि आपकी बात सही है कि वो गरीब आदमी ऐसा सोच सकते हैं, वो गरीब आदमी ऐसी बात अपने बच्चों बता सकते हैं, परंतु जो सिस्टम है, जो हमारी राजनीति का सिस्टम, भारतीय राजनीति का सिस्टम है कि गरीब के बच्चे की तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो करते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उसके लिए और क्या कहूँ, मेरे पास और ज्यादा शब्द नहीं है। मेरा कहने का यही मकसद था कि केवल प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल सपने के दिखाने के अलावा हमारा ये उत्तरदायित्व है
कि अगली जनरेशन को राष्ट्र के महत्व और राजनीति के महत्व के बारे में भी बताया जाए। बगैर राष्ट्र के महत्व के बारे में जानकर कोई भी व्यक्ति देशभक्त भी नहीं हो सकता, सही से अपने देश को आगे नहीं लेकर जा सकता। शास्त्री जी, थोड़ा आगे चलते हुए प्रजातंत्र की बात को ही उठाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताइए, और आपने अपने राजनीतिक सफर में क्या चैलेंजेस फेस किए एक निर्दलीय होने के कारण। मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र में भी चुनाव होते हैं, राज्य में भी चुनाव होते हैं, और उसके बाद काउंसलर लेवल पर भी चुनाव होते हैं। तो संगठन या पार्टी का महत्व बिल्कुल है, जरूर है, और जब केंद्र की बात आती है, प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तो वहां पर भी हमें संगठन को महत्व देना पड़ता है। लेकिन क्या निर्दलीय की कोई भूमिका नहीं? क्या कोई व्यक्ति जिसने अपनी इंडिपेंडेंट सोच बनाई है, वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच अगर उसकी राष्ट्र के प्रति है और पार्टी उसको मौका नहीं दे रही, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के पास संभावना होनी चाहिए कि कम से कम काउंसलर लेवल, सरपंच लेवल पर जनता उनको मौका दे? और ऐसे इसी को लेकर आपने क्या जो मसले फेस किए वो सब उनके बारे में भी बताइए। देखिए नितिन जी, निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय राजनीति के तौर पे मैं कहूँगा कि भारतीय राजनीति में एक तो लहर का बहुत बड़ा महत्व है। लहर जिसकी चल रही है तो लहर ही चल रही है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो बाहुबली पार्टियां हैं, उनके पास धन बहुत है। कोई पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी जो समाज से प्यार करने वाला आदमी यदि चाह भी ले के मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊं, तो ये जो हमारी जनता है ये लहर में इतनी दीवानी हो जाती है, कहते नहीं मेरी तो झाड़ू की लहर है, मेरी तो फूल की लहर है, मेरी तो हाथ की लहर है। ना उसको वो कैंडिडेट दिखता है, ना पढ़ा लिखा इंसान दिखता, ना समाज से प्यार करने वाला इंसान दिखता है, बस को दिखती है तो लहर दिखती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दर्शकों को बताइए कि एमपी एमएलए काउंसलर में से जनता के नजदीक सबसे कौन होता है, जनता किसके साथ जाकर बात कर सकती है, और इसी दृष्टि में कैसे एक काउंसलर या कैसे एक सरपंच अगर निर्दलीय भी जीतता है तो फायदा देश को ही है, उसी जनता को है कि अगर एमएलए या एमपी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो ये एक जो काउंसलर या एक सरपंच है जिसको जनता ने बगैर पार्टी देखकर चुना है, यह एक बहुत अहम रोल निभा सकता है। नितिन जी, यदि हमारी जनता ऐसा करना चालू कर दे सरपंच से लेकर नगर निगम के जो चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो सबसे निचले पायदान पे ही हमें पहली सीढ़ी पे ही सबसे अच्छे इंसानों की जरूरत है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। यदि एक सरपंच हो या एक वो निगम पार्षद हो, यदि जो आदमी निर्दलीय जीत कर आएगा तो उसको खुद के व्यक्तित्व से वो आदमी जीत के आ रहा है, खुद की पर्सनैलिटी से, तो उससे पूरी जनता का उसके प्रति प्यार है कि जनता ने सारी पार्टी को हटा के उस आदमी को जिताया। तो वो आदमी कंपेयर बिटवीन अदर पार्टी से जो जीत के आते हैं उनसे ज्यादा वो काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं निर्दलीय कैंडिडेट जीत के आया हूं, मेरे को पूरी जनता ने, पूरी वार्ड ने प्यार दिया है, और मैं किसी लहर से नहीं मैं जीता हूं। तो जो आदमी लहर में जीतेगा और जो आदमी निर्दलीय जीतेगा वो लहर वाले से ज्यादा काम करेगा और लोग के बीच में खड़ा रहेगा। शास्त्री जी, हमारे भारत में बहुत बड़ी कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लोग LIC की पॉलिसी लेकर सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। इसी में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर देश ये कह दे कि हर व्यक्ति जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा, जब वो नहीं होगा आने वाले टाइम में उसके बच्चे को भी रोजगार मिलेगा। अगर किसी कारणवश उनको कोई परेशानी हो जाती है तो उनको जो मदद करनी चाहिए सरकार से वो मदद भी मिलेगी।
तो दोनों को आप कंपेयर करके बताइए कि जो देश अगर आपका इंश्योरेंस कर दे वो इंश्योरेंस बेटर है, या ये जो कंपनियां बना के आपको एक इंश्योरेंस का एक जो मैं कहूंगा कि धोखा सा दिया जाता है वो बेटर है। देखिए नितिन जी, ये तो सबसे अच्छी बात है कि यदि देश ही इंश्योरेंस कर दे कि आपके पास रोजगार नहीं है तो हम आपको रोजगार देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छी तो बात है ही नहीं। बने धंधे बने हुए ये लोगों ने बिजनेस पॉइंट बना रखे हैं, हमसे इंश्योरेंस कराओ और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करो। तो ये तो गलत है सरासर, तो देश को ही करना चाहिए। हमारे इस मंच का उद्देश्य है कि प्रजातंत्र में संवाद का महत्व लोगों को समझाया जाए और राजनीति में प्रजातंत्र का महत्व समझाया जाए और राष्ट्र में राजनीति का महत्व हम लोगों को समझा सके। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जो यूपीएससी आईएएस परीक्षा लेती है उसमें यह सवाल पूछा गया है कि नैतिक आचरण वाले लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो शास्त्री जी देखिए, जब बात आती है अधिकारी बनाने की तो वहां पर ये लोग जानते हैं कि अगर हमने ऐसे लोगों को नहीं चुना जो राजनीति के महत्व को समझते हैं तो ये देश नहीं चल सकता। और आम जिंदगी में लोग किस तरीके से इस बड़ी बात को अनदेखा करते हैं। तो हम जो ये आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमने हमारे सामने एक कैंडिडेट को रखा है। दिल्ली में काउंसलर लेवल पे चुनाव होने वाले थे, अभी स्थगित हो गए हैं। अभी क्योंकि चुनाव स्थगित हो गए हैं तो सब लोग चुप बैठ गए हैं और वो जब चुनाव की डेट आ जाएगी उसके बाद अपने अपना कोशिश करेंगे। उनकी जो जरूरत होगी, जो उनका फोकस होगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर काटना और नेताओं से फेवर मांगना, किसी तरीके से भी टिकट मिल जाए। शास्त्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी भारत में क्या हालात है, क्या इंटरनल पार्टियां जो है वो लोगों को देखते हुए, उनके टैलेंट को देखते हुए ही टिकट देती है या अभी भी पैसे का रोल है? नितिन जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि आज भी पैसे का बहुत बड़ा रोल है। जो जितना पैसे वाला है उसकी टिकट उतनी जल्दी पक्की है। जो बेचारा पैसे वाला नहीं है, भले ही वो बच्चा या वो आदमी या वो महिला या वो बेटी कितनी भी टैलेंटेड हो, परंतु उसके आगे यदि पैसा नहीं है तो पार्टियां कहती है कि तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम काउंसलर या एमएलए बनने लायक नहीं हो। तो आजकल पैसे का तो बोलबाला भारतीय राजनीति में हो ही चुका है। शास्त्री जी, ये जो व्यवस्था है कि अमीर को और अमीर बनाओ और एक ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्या आपकी नजर में ये सही है? और अगर मान लीजिए आप कहते हैं ये सही है तो जो संविधान में लिखा है इक्वालिटी की जो बात है, एक अनुच्छेद 38 में भी ये बात हुई है कि समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता की भी बात हुई है, ये सारी बातें क्या केवल मजाक है? और जैसे जहांगीरपुरी में आपने बात उठाई थी कि ये जो 25-25 गज के लोगों को मकान दिए गए हैं ये भी ह्यूमन डिग्निटी के, लोगों की डिग्निटी के खिलाफ है, ये प्लानिंग खिलाफ है। तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि ये मजाक नहीं है। संविधान हमको ये अधिकार देता है, केवल लोगों को संवैधानिक भाषा में बात करने की जरूरत है। अगर इन लोगों ने, आम नागरिक ने संवैधानिक भाषा में बात करनी शुरू कर दी तो नेता लोगों को इनकी बात सुननी पड़ेगी, एक आम आदमी की बात सुननी पड़ेगी। नितिन जी, बाबा साहब का संविधान सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। हमारी इन सरकारों ने हमें पहले 25 गज के मकान दिए, उसके बाद 12.5 गज के दिए, और अब यही सरकारें हमें कहती हैं कि आप 12.5 गज के फ्लोरों में रहोगे, यानी फ्लैट बना के देंगे 12.5 गज 15 गज का। तो जो संविधान में बाबा साहब ने बातें कही, समानता की, आर्थिक
समानता की, सामाजिक समानता की, तो वो यहाँ कहाँ समानता दिखती है? अमीर आदमी तो हजार हजार गजों के फ्लैटों में, मकानों में रहते हैं। हमारा बच्चा 12.5 गज की झुग्गी में रहता है। झुग्गी या फिर ये जहांगीरपुरी की, ये भी झुग्गी मैं कहूँगा 25 गज की। ना इनमें कोई खुला आंगन है, ना पेड़ पौधे हैं, ना बच्चों के लिए बैठने का कोई अलग कमरा है। तो व्यवस्था इतनी खराब है कि जब आदमी छोटी सी जगह पे रहेगा तो बुद्धि भी छोटी बनेगी। कहाँ उसकी मदर खाना बनाएगी, कहाँ वो बैठ के पढ़ेगा? यदि घर में 2-3 बच्चे हैं तो आज हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जहांगीरपुरी में रहता हूँ, तो हमें पता है, हमारा भी मन करता है कि हम भी बड़े बड़े फ्लैट्स में रहें। परंतु इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को जब ये नेता उठाते हैं तो इनको 12.5 गज के फ्लैट देते हैं या 12.5 गज की जगह देते हैं। तो ये 100 गज के मकान क्यों नहीं देते? शास्त्री जी, जब देश की बात आती है, एक राज्य है बिहार, और बिहार से बहुत बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आकर काम करते हैं। अगर बिहार में ही प्रजातंत्र बेहतर होता तो क्या इन लोगों को दिल्ली जैसे शहर में आकर काम करने की जरूरत पड़ती? क्या यूपी से लोगों को दिल्ली में आके काम करने की जरूरत पड़ती? कौन से मॉडल को आप बेटर मानते हैं कि विकास की दृष्टि? डेफिनेटली हमें चाहिए विकास, शहर भी बनाने पड़ते हैं किसी खास मकसद से, लेकिन जिस हिसाब अभी भारत की परिस्थिति क्या है, यहाँ पर लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं या वो जानकारी में पलायन कर रहे हैं? नितिन जी, ये भारत का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद जैसा विकास भारत में होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जो बात संविधान में बाबा साहब ने कही थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी को हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। चंद लोग ही अमीर बनते गए और वो ही देश की संपत्ति को लूटते रहे और आम आदमी गरीब बना रहा। तो इसीलिए ये पलायन होता है। जब उनके पास वहां जब रोजगार होगा ही नहीं, जब भूखे मरने की नौबत आएगी, तब कोई बिहार से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, परंतु कोई भी आदमी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। परंतु ये तो मजबूरी से वो अपना घर छोड़ के आता है कमाने के लिए। यदि उसे वो कमाने का जरिया अपने स्टेट में, अपने ही समाज में, अपने ही क्षेत्र में यदि मिलता तो वो लोग दिल्ली या अदर मेट्रो सिटीज में बिल्कुल ना आते। वापस मैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर आना चाहता हूं। शास्त्री जी, आपके शब्दों में हम कुछ प्रेरणादायक शब्द हमारे युवाओं के लिए चाहते हैं, जो आजकल टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म पर बहुत है, इंस्टाग्राम पर बहुत है, फेसबुक पर बहुत हैं, और अपना जिनका डांस और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से डांस और म्यूजिक को प्रमोट किया जा रहा है, क्या हमें जरूरत नहीं कि इसी तरीके से ऐसे भी आयोजन हो, जैसे टीवी में डांस शोज होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं, क्या ऐसे शो हम टीवी पर नहीं कर सकते? क्या पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ऐसे कंटेस्ट नहीं करा सकती जिससे युवाओं को राजनीति में आने की प्रेरणा मिले? इसके बारे में थोड़ा आप, चलिए हम कंटेस्ट नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम आप उनको प्रेरणा के 2 शब्द तो कह सकते हैं। इन नेताओं को खूब अच्छे से पता है कि हमने ऐसे आयोजन करवा दिए तो गरीबों में इतनी प्रतिभाएं हैं कि जो इनके बच्चे आते हैं, जो इनकी बहन बेटियां बड़े लोग की राजनीति में आती हैं, तो गरीब की बेटी और गरीब का बच्चा इनको अपनी प्रतिभा से पीछे कर देगा। ये लोग डरते हैं कि यदि गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी राजनीति में आ गई तो हमारी बहू बेटियां कहां जाएंगी। तो इन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए
वो सब बुरा लगता है कि यदि हमने गरीबों को इसमें भर्ती कर दिया, गरीबों को सिखा दिया कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है, तो हमारी बहू बेटियों को एमपी एमएलए कौन बनाएगा? इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे आयोजन नहीं करते। पर क्या यह, अगर यह कार्य कर लिया गया तो क्या यह देश के लिए अच्छा होगा? मैं कहता हूं कि ये यदि ऐसा कार्य कर लिया जाए तो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें प्रतिभा निकल के आएगी, जिसमें जैसी प्रतिभा होगी वो उस लायक बच्चा बनेगा। क्या आप इस शो के माध्यम से हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े नाम, टाटा जी, अंबानी जी वगैरह से कुछ अपील करना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी जिम्मेदारी लें? बड़े चैरिटी करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, केबीसी जैसा शो जो करोड़ों के इनाम देता है, जनरल सवाल जिनको लोग सोचते हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, पर ऐसे वो सवाल होते नहीं हैं जिससे कि देश को नया मार्गदर्शन दिया जा सके, गरीबी खत्म की जा सके, बेरोजगारी खत्म की जा सके। तो हम चाहते हैं कि आप उनसे कुछ अपील करें, बड़े लोगों से अपील करें कि वे लोग सामने आए और इस दिशा में हमको भी बल दें और देश को भी बल दें। आपने बात कही टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, बहुत सारे नाम हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता। साथ में हमारे फिल्म एक्टर्स जो 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। साथ में हमारे क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स हमारे भगवान बन जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देश में गरीबी बहुत है। आप लोगों को भगवान जी ने सब कुछ दे दिया है, आपके पास करोड़ों लाखों रुपया है। कम से कम आप इन देशवासियों के लिए भी सोच लीजिए कि इनके बच्चों के पास भी अच्छी शिक्षा होगी, इनके भी घर अच्छे होंगे, इनके पास रोजगार होगा। यदि आप सभी लोग, चाहे वो हमारे उद्योगपति हैं या वो हमारे कलाकार हैं या वो हमारे खिलाड़ी हैं, जबकि दूसरे देशों में मैं अखबार पढ़ता हूं तो सब लोग जो वहां का आम जो गरीब आदमी है और जो सबसे उद्योगपति आदमी या वो खिलाड़ी है या वो एक्टर्स है, अपने देश के आम नागरिक के लिए बड़ा दिल में चिंता रखता है। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, ये सब हमारे पैसे से अमीर बने हैं। हमारे को नमक बेच बेच के, हमें ही कनेक्शन दे दे के, हमें ही कुछ कुछ बेच के, हमारे ही पैसे से इतने लाखों करोड़ों के मालिक बन गए, परंतु हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोचता। यदि ये लोग सोचें तो मुझे लगता है कि भारत भी विश्व शक्ति बन सकता है। शास्त्री जी, अब आखिर में आपसे आज के कार्यक्रम को लेकर हम कुछ शब्द चाहते हैं और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। मैं आजकल टीवी को थोड़ा ज्यादा देख रहा हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध वो कहीं का भी हो, युद्ध मानवता के खिलाफ है। चाहे यूक्रेन की गलती है या रशिया की गलती है, वही आप वाली बात है कि संवाद यदि होता तो वो अच्छा था, ना कि वहां बम मिसाइलें चल रही हैं, वो गलत है। और साथ में जो हमारे जो अदर जो कंट्रीज हैं, हमारे अमेरिकन हैं, हमारे नेटो हैं, वो जो बार बार उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, वो सब मानवता के खिलाफ है। और मैं ये कहूंगा कि ये सब बंद होना चाहिए। और एक मैं बात अभी सुन रहा था, जो मैंने ये जिक्र छेड़ा रशिया के बारे में, कई लोग टीवी पे जो आए थे उन्होंने बताया कि वह रशियन आर्मी कई सालों तक, रशियन आर्मी ने, जब रशिया की हालात, आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, कई सालों तक उन्होंने बिगड़ तनख्वाह के, बिगड़ सैलरी के काम किया। यानी अपने देश की सुरक्षा में वो लोग लगे रहे। तो वो जज्बा भारत में भी आना चाहिए कि हमारे पास
यदि पैसे नहीं हैं, यदि हमारे पास और कुछ नहीं है, परंतु राष्ट्र सर्वोपरि है, तो देश से प्यार हमें करना चाहिए जैसे फॉरेन कंट्रीज में लोग करते हैं। परंतु फिर इसके पीछे मैं कहूंगा कि हमारे ये सब उद्योगपति हैं, इनका भी योगदान होना चाहिए। और बस आपसे इतना ही कहूंगा कि नितिन जी, अभी आप बात जो कर रहे थे देशवासी, बड़ा अच्छा आपका नारा है कि देशवासियों आओ आपस में प्यार करें। हम क्यों चक्कर में पड़े हैं कि तू ऊंची जात का है, तो नीची जात का है, तू हरियाणवी है, तू बिहारी है, तू मध्य प्रदेश का है, तू मराठी है। हम सब देशवासी हैं, तो क्यों ना आपस में प्यार प्रेम करके रहें और देश की तरक्की के लिए सब सोचें, देश की अखंडता के लिए सब सोचें कि जिससे भारत माँ का नाम आगे बढ़े, भारत विश्व शक्ति बने और हम सब मिलके अपना थोड़ा थोड़ा अंश उस भारत भूमि के लिए लगा दें जिसको हमारे दीवानों ने अपना खून देकर आजाद कराया है। शास्त्री जी, इतने उत्तम विचार आज आपने पेश किए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और अपने दर्शकों से अंत में फिर से निवेदन करता हूं, खास तौर पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस बात को बड़ा महत्व दे, इस बात पर बल दे कि शिक्षा को केवल अपने प्रोफेशन से जोड़कर मत देखिए। प्रोफेशन ठीक है, पहले रोजी रोटी जरूरी होती है, बगैर रोजी रोटी के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा लेने की भी एक सही ट्रेनिंग लेने की भी उम्र होती है। एक उम्र के बाद जब उम्र भी बढ़ जाती है और जब पैसा भी कमाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो हमारे सामने आ जाता है। और ईगो आने के बाद और उसके बाद शादी होने के बाद, जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद आदमी इन बातों को सोच भी नहीं पाता है। तो इसीलिए जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं अभी स्कूल में और कॉलेज में, उसमें अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। आज इंटरनेट पे भी बहुत मटेरियल उपलब्ध है, बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने विचार पेश कर रहे हैं और हम भी अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, शास्त्री जी के साथ इस मुहिम को जारी रखेंगे। और हम निवेदन करते हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में और खास तौर पर दिल्ली में, क्योंकि अभी आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आप इस प्रकार के नेता हैं जो जनता के साथ संवाद स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रजातंत्र को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और एक अच्छी शुरुआत हम कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे और अंत में शास्त्री जी आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।